अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने अपना नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको डिस्कस करना है। अक्टूबर नवंबर का ये टेस्ट है। 5450 कोड है। सेकंड वेरिएंट पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायग्राम शोज अ क्लॉथ पेग विच डिवाइस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ दिस क्लॉथ पेग। ये हमने हाइट फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हैं। टेप जो है वो अब सेवरल मीटर्स के डिस्टेंस को मेजर करती है। मीटर रूल जो है वो भी सेंटीमीटर टू मीटर तक मेजर करता है। उसके बाद माइक्रोमीटर है और मयरिंग सिलेंडर वॉल्यूम को डिस्कस करता है, मेजर करता है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेट ऑफ क्वांटिटीज और ऑल वेक्टर्स। सारे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑल वेक्टर्स। एनर्जी, मास, पावर, स्केलर, एक्सटेंशन, फोर्स, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटेंशन और एनर्जी स्केलर है। वेट, काइनेटिक एनर्जी, वर्क। वेट जो है वो वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क जो है वो स्केलर है। तो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, a diagram shows the motion of a cyclist during a ride that lasts for 14 seconds. What is the average speed of the cyclist for the ride? हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है वो हमारे सामने गिवन है। तो जब भी ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे माइंड में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दो पॉइंट्स आते हैं, स्लोप और एरिया। तो स्पीड का फॉर्मूला चूंकि होता है डिस्टेंस बाय टाइम, इट मींस इसे हम स्लोप से फाइंड करेंगे। तो स्लोप के लिए डिस्टेंस की वैल्यू इस पॉइंट पर अगर हम ब्लॉक्स को काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो ये होंगे 28। और जो टाइम वो गिवन है, टाइम इंटरवल वो होगा 14। तो 14 2 जार। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, diagram shows how velocity of train varies with time. Which section of graph show where magnitude of velocity के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, is decreasing। देखिए पी वाली जो ये लाइन है, इसमें मैक्सिमम से ये वैल्यू जो है 0 पर आई है, इट मींस दिस वन इज डिक्रीजिंग। और अब डाउनवर्ड आ जाए। डाउनवर्ड में क्यू में वैल्यू जो है मोर नेगेटिव है, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है। तो इसका मतलब है क्यू में मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीजिंग है। और जो आर है उसमें अगेन वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ मूव कर रही है। दिस वैल्यू इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो। सो आर रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है पी एंड आर पर। तो राइट ऑप्शन इज बी। बच्चों यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, हमने मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है, ठीक है। Question number 5, a metal disc is squeezed in the jaws of vice. Which property of metal disc is unchanged when it is squeezed? जब भी किसी चीज को स्क्वीज किया जाता है उसका साइज और शेप चेंज होती हैं। इसका मतलब है रेडियस भी चेंज होगा, एटम्स के दरमियान डिस्टेंस भी चेंज होगा, डिस्टेंस की वजह से फोर्सेस भी चेंज होंगी। मैस वो क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, gravitational field strength in space is smaller than on earth. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी से डिनोट करते हैं। स्पेस की जो है वो अर्थ से लेस है। ये हम जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। हियर मैस एंड वेट, मैस और वेट डिस्कस हुए हैं। अफेक्टेड एज सैटेलाइट मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू द स्पेस। मैस और वेट बताने हैं कैसे अफेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये अपने टॉपिक्स में भी बात की है कि जो मैस है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। मैस ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम, यूनिफॉर्म, ठीक है, एवरीवेयर। तो मैस तो सेम रहेगा। अब यहाँ से इसका मतलब है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो खत्म। ए और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। मैस सेम होगा लेकिन क्या वेट भी सेम होगा? वेट का फॉर्मूला देख रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैस सेम है लेकिन वेट जो है वो मैस के साथ साथ जी पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम स्पेस में जा रहे हैं जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर जी डिक्रीज होगा तो इट मीन्स कि वेट जो है वो भी डिक्रीज होगा।
तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ए मटेरियल हैज ए डेंसिटी 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी इसको हमने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है इसमें 2.4 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले इस ग्राम को ये बल्कि ऐसा लिख लेते हैं, ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हमने केजी में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये वाला जो फैक्टर हमारे पास किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर। ये क्यूब है, क्यूब मीन्स 3 सेंटीमीटर्स हैं, तो पावर्स ऐड होने के बाद ये हो जाएगी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 2.4 ये वाला जो फैक्टर है ये बन जाएगा केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। 10⁻+3 और -6 ये आ जाएगा -3। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू एयर वर्टिकली, वर्टिकली फॉल कर रहा है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब इसमें फोर्सेस बेसिकली दो यूज हो रही हैं, फोर्स फ्रॉम अर्थ और फोर्स ऑफ एयर, यानी ड्रैग फोर्स और वेट फोर्स। वेट फोर्स जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, और जो फोर्स ऑफ एयर है यानी ड्रैग फोर्स है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो ड्रैग फोर्स है ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट है। तो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वर्टिकल, ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ड्रैग फोर्स है वो इसकी मोशन के ऑपोजिट होगी। वेट डाउनवर्ड है और वेट की ये डायरेक्शन होगी और ड्रैग फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। अब यहाँ से हम देखें तो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9, ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए लीवर एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द पिवट। ये डिस्टेंस भी गिवन है जी, फ्रॉम द पिवट। लेंथ d is the perpendicular distance. What which expression is the moment of force? Moment of force basically torque होता है, torque is equal to F multiply by moment r। अब मोमेंट आर्म इनमें दोनों में से L और D में से कौन सा होगा। तो मोमेंट आर्म जो है उसकी आपने डेफिनेशन जो है उसको माइंड में लेकर आना है। मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पिवट। ये जो डेफिनेशन गिवन है ना, ये वाली, मोमेंट आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डेफिनेशन मोमेंट आर्म की है। तो यहाँ से आपने अगर मोमेंट आर्म की डेफिनेशन आपको याद होगी, माइंड में होगी, तो आप इसको बड़ा इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इट मीन मोमेंट आर्म इज डी नॉट एल, सो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड by a constant force from its engine. Data is given. How much work done on the rocket is used to increase its speed in the first 100 meter. Work done का फॉर्मूला FD, डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो 3 फोर्सेस गिवन है, वेट है, एयर रेजिस्टेंस है और फोर्स फ्रॉम इंजन है। जब भी एक से ज़्यादा फोर्सेस हों तो हम सबसे पहले इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और वो रिजल्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी डायरेक्शंस को। वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो डाउनवर्ड होगी। एंड फोर्स फ्रॉम इंजन, जो इंजन की फोर्स है वो अपवर्ड ही एक्सर्ट हो रही है। तो दो फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, एक फोर्स अपवर्ड है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है। वेक्टर क्वांटिटीज के केस में एक पॉइंट आपने ये माइंड में रखना है, अगर वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में हो
हो तो हम उन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, यानी 1.9 और 0.10 को हम ऐड करेंगे, जो आंसर बनेगा 2 मेगा न्यूटन। और जो रिजल्टेंट है इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड होगा। और फोर्स फ्रॉम इंजन अपवर्ड है, तो अगेन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो 3 - 5 - 2 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 1.5 मेगा न्यूटन। मेगा को हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज जो ऑप्शन है उसमें उसने जो प्री फिक्स है वो मेगा यूज किया हुआ है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 1.5 मेगा न्यूटन आएगी। अब इस जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम प्लेस करेंगे फार्मूला में। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 150 मेगा जूल, विच इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट, तो यूजफुल एनर्जी होती है वो बेसिकली आउटपुट होती है। तो इस केस में ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। 4 objects of different masses are lifted through different distances in different amount of time, in which combination of mass time distance greatest power is transferred। लिफ्ट का मतलब क्या है? और पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी है? लिफ्ट मीन्स मूविंग अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड का मतलब है कि यहाँ पर mgh आ जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है। अब हम इन सब को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ये डिस्टेंस बेसिकली हाइट है। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला से, तो ऑप्शन जो है सी विल बी दी राइट ऑप्शन। ये सॉल्व आपने खुद करना है, मैंने फार्मूला और उसको यूटिलाइज करने का मेथड आपको बता दिया है, सॉल्व आप खुद करें इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, एयर एट ए प्रेशर, प्रेशर गिवन है, इज ट्रैप्ड इन ए कंटेनर बाय अ पिस्टन, द फोर्स इज अप्लाइड to move the piston down into the container, temperature of the air remains constant। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन decreases from 0.18 meter to 0.15 meter। what is the new air pressure inside the container? हमने एयर प्रेशर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, जब भी गैस का कॉन्सेप्ट हो, एयर का गैस का कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। और बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इसको आप यूं कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is inversely proportional to volume, or product of pressure and volume remains constant। this is Boyle's law। जब दो प्रेशर्स आ जाएंगे, दो वॉल्यूम्स आ जाएंगे, तो यही इक्वेशन जो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने फाइंड करना है P2, तो अगर हम इसे रीअरेंज करें तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस गिवन है वो सिंपल डिस्टेंस है, वो वॉल्यूम नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां से हमने अब वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है उसको एक्सपेंड करना है। वॉल्यूम जो है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये बेस का एरिया और ये जो डिस्टेंस है कंटेनर की बेस और पिस्टन के दरमियान, एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा P2 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय A d1 डिवाइडेड बाय V2 की जगह आ जाएगा A d2। क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस पर एरिया तो बेस का ही है, बेस ऑफ कंटेनर का, तो इस वजह से एरिया को हम 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एरिया एक ही जो है वो कंटेनर का है। तो एरिया एरिया से कैंसल। P2 इज इक्वल टू P1 D1 डिवाइडेड बाय D2। P1 आपके पास गिवन है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये D1 है, सेकंड वैल्यू इज D2। जब आप ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर राइट आंसर है वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
A sealed gas syringe contains a gas that is kept at constant volume. Which row describes how change in temperature of gas affects its pressure? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा जी, जब हम टेम्परेचर को, अब देखें टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज भी है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से गैस मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को गेन करेंगे। गैस मॉलिक्यूल जब एनर्जी को गेन करेंगे तो इट मीन्स के वो ज़्यादा विगरसली मूव करेंगे, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वो कोलिजन करेंगे और उतना ज़्यादा वो फोर्स पर यूनिट एरिया पर एक्सर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आप देख लें, राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, melting temperature of gold is given है। what is the melting temperature of gold in Kelvin? डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना होता है 273 में हम ऐड कर देते हैं। जब 273 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो केल्विन में आ जाएगा। तो 15 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेबल शोज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स गिवन है, और एट विच टेम्परेचर ऑल दीज 3 एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। हमने वो टेम्परेचर बताना है जिसमें तीनों जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करें। तो डिफरेंट स्टेट्स मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। -22, ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन है -220 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट के साथ इसको मैं कंसिडर करूं, आपको पता है कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी मोर होती है एक्चुअल में उतनी डिक्रीज होती है, यानी इट मीन्स के -20 डिग्री इज लेस देन -189। तो इट मीन्स हेयर इज आर्गोन इज इन सॉलिड फॉर्म। इसके साथ कंपेयर करें, नाइट्रोजन भी सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन भी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये ए ऑप्शन इज नॉट राइट। इसी तरह बी को चेक करेंगे, बी भी जो है वो राइट नहीं होगा। सी ऑप्शन इस केस में करेक्ट होगा। आप इसे डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डायग्राम shows a liquid at room temperature in a beaker which reduces the rate of loss of liquid by evaporation. इवेपोरेशन का जो रेट ऑफ लॉस है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? सारे ऑप्शन हम देखते हैं। ब्लोइंग एयर अक्रॉस द टॉप, एयर को अक्रॉस द टॉप ब्लो करवाने से नहीं होगा लॉस। हीटिंग द लिक्विड, अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी। पुटिंग ए लिड ऑन द बीकर, बीकर पर अगर हम एक लिड को यहाँ पर प्लेस करें तो अब गैस मॉलिक्यूल जो है यहाँ से मूव करके ये जो लिड है इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे और कुछ टाइम के बाद कंडेंस होके वापस आ जाएंगे। तो इट मीन्स के यहाँ से वेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन? तो कलर और टेक्सचर बताना है। तो एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर और वाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। और जो ब्लैक कलर है वो अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होता है, जबकि वाइट कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है। और टेक्सचर में जो डल है वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर होता है, शाइनी सरफेस पे वो भी रिफ्लेक्टिव होती है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, which row gives the velocity and wavelength of wave that is ultrasound? अल्ट्रासाउंड वेव की बात की है और वेलोसिटी और वेवलेंथ ये गिवन है। 4 ऑप्शंस हैं। हमें कैसे पता चले कि कौन सी रो जो है वो करेक्ट है? देखिए, वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है ये वाला, इस फार्मूला से v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम चारों ऑप्शंस में वन बाय वन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, और अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है। चारों ऑप्शंस हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं, स्टडी करने हैं, ठीक है। इन सब को सॉल्व करना है और जिसका आंसर जो है वो 20 हर्ट्ज से ग्रेटर आ जाएगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो इस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन
सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। एक पॉइंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वेवलेंथ सेंटीमीटर में है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। सपोज मैं ये सॉल्व करता हूँ, 1500 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻²। वेलोसिटी एसआई यूनिट में है तो वेवलेंथ भी आपने एसआई यूनिट में ही लेनी है, इस वजह से सेंटीमीटर को हर ऑप्शन में आपने मीटर में कन्वर्ट लाजमी करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा हमें पता है कि नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। टोटल एंगल जो है मिरर की सरफेस का और ये नॉर्मल का 90 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री गिवन है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन के केस में हमें ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इट मीन्स कि इंसिडेंट एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, विच डायग्राम शोज द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। प्लेन मिरर की जो इमेज होती है एक तो अपराइट होती है, ठीक है। अपराइट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। और दूसरा मिरर के दूसरे साइड पर बनती है। जब आप एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के इन साइड आपको अपना इमेज नजर आ रहा होता है, और आपका जितना डिस्टेंस मिरर से होता है उतना ही आपके इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से होगा। ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। आप एक मिरर के सामने खड़े होकर एक छोटी सी एक्टिविटी करके भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डायग्राम शोज अ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम क्यू, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना फॉर द बाउंड्री बिटवीन मीडियम क्यू एंड एयर। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर मैं लिखूं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। मीडियम और एयर की बात है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। अब n हमने फाइंड करना है। जब भी क्रिटिकल एंगल या रिफ्रैक्शन का केस आता है तो हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। n इज इक्वल टू साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा नॉर्मल से ही हम कैलकुलेट करते हैं, ये सरफेस से कैलकुलेट नहीं करते। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48 डिग्री और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा दिस इज 40.5 डिग्री। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे n को, साइन 48 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40.5 डिग्री। यहाँ से n की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन जो है वो सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच टू वेव्स आर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, साउंड ये मैकेनिकल वेव है, अल्ट्रासाउंड ये भी मैकेनिकल, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वाटर वेव्स ये मैकेनिकल है, इंफ्रारेड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्स-रेज एंड माइक्रोवेव दीज बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, diagram shows an iron nail in 4 different situations in which diagram nail is an induced magnet। induced का वर्ड आया, इट मीन दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इंड्यूस्ड मैग्नेट उस वक्त होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट करेंगी, उस वक्त ये जो आयरन नेल है एज ए इंड्यूस्ड मैग्नेट बिहेव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी मीन फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सारे ऑप्शन हम देखते हैं, सी और डी में क्योंकि स्विच ओपन है, करंट जो है इस केस में जीरो होगा, इसमें भी करंट जीरो होगा, इट मीन सी और डी ऑप्शन है ही नहीं। आयरन बार, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल जरूर है लेकिन
जब इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जब इसमें करंट पास करेगा तो ये मैग्नेट बनेगा। तो इस वजह से बी ऑप्शन इज नॉट राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। इट हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा आयरन नेल जब मूव करेगा, तो इसके कट करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी और ये एज ए इंड्यूस मैग्नेट बिहेव करेगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच रो करेक्टली शोज अ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मेटल। ये सी ऑप्शन है, जनरल इंफॉर्मेशन है। आयरन मैग्नेटिक मेटल है, कॉपर जो है नॉन मैग्नेटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 26, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मैग्नेट को सस्पेंड किया हुआ है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट इज व्यूड अबव फ्रॉम अबव, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट व्हेन इट इज रिलीज्ड। अब देखें, ये जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड ऑन साउथ। इट मींस ये नॉर्थ पोल होगा और ये वाला साउथ पोल होगा। अब देखें, सेम पोल्स रिपेल करते हैं, नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल भी इस तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल जो मूव करेगा डाउनवर्ड, और साउथ पोल जो है वो अट्रैक्शन की वजह से मूव करेगा अपवर्ड। तो इसकी जो मोशन है, नॉर्थ पोल डाउनवर्ड मूव करेगा, साउथ पोल अपवर्ड मूव करेगा। तो इसकी जो मोशन, अगर आप इसको रोटेट करवाएं, यानी अगर मैं इसको इस तरह रोटेट करवाऊं तो कुछ इस तरह की रोटेशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई है। और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते होते 90 डिग्री पर आकर क्या होगा अब। तो सबसे पहले तो ये फोर्सेस से हमें पता चलेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो या तो ए ऑफ बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। अब थ्रू 90 डिग्री के बाद क्या होगा, क्या वो टूवर्ड्स बी मूव करेगा डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो बी पे की तरफ मूव करेगा, या स्टॉप्स मूविंग, बी ऑप्शन कौन सा होगा। स्टेटमेंट में उसने कहा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मैग्नेट को सस्पेंड किया है, यानी कि इसको किसी थ्रेड वगैरह से उन्होंने सस्पेंड किया है, बांधा हुआ है। तो इट मीन्स कि जब ये 90 डिग्री पर मूव पहुंचेगा तो ये अपनी मोशन जो है वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, plastic rod becomes charged when it is rubbed with the cloth, which statement gives the reason for the charge on the rod। जब भी हम प्लास्टिक रॉड को क्लॉथ के साथ रब करेंगे, या जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, दैट इज व्हाई बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव चार्ज। तो प्लास्टिक रॉड के केस में प्लास्टिक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लॉथ चूंकि चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर हुए क्लॉथ में, तो क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इट मींस प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 28, four resistors, each of resistance R are connected in series with EMF from left to right। इस तरफ से इस तरफ हमने जाना है। व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। सबसे पहले हम करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। यहाँ पर EMF गिवन है तो ये E ओवर आर होगा। एक रेजिस्टेंस हो तो R है, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेज हैं तो हम R का इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इट मींस कि हम इन्हें सिंपली ऐड करेंगे तो R इक्विवेलेंट होगा 4R के इक्वल। तो ये टोटल करंट है पूरे सर्किट में जो फ्लो करेगा। और चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होता है, तो इट मींस दिस सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। तो ए इज द राइट ऑप्शन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन 1 वोल्ट आल्सो बी एक्सप्रेस्ड।
वोल्ट का फॉर्मूला होता है W/Q, और वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो 1 जूल पर कूलम, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्स इज अ पीस ऑफ वायर विद लेंथ L एंड एरिया A, रेजिस्टेंस R। ये रेजिस्टेंस गिवन है। वायर Y is made from same material as and is connected to wire X to produce a component with a total resistance of R/2. What are the dimensions of Y and how it is connected to X? Y की डायमेंशन बतानी है और इसका बताना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स याद रखें। एक रेजिस्टेंस R है और टोटल जो है वो R/2 है। इसका मतलब है कि जो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है वो डिक्रीज हुआ है, R से R/2 हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है टोटल जो है वो वैल्यू डिक्रीज होती है, मिनिमम आती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो R की मैक्सिमम होती है, क्योंकि सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R/2 हुई है। इट मीन्स कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ए या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। एक आपने पॉइंट ये याद रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ए और सी में से। जब भी दो रेजिस्टेंसेस हों R/2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ओवर सम। ये दो रेजिस्टेंसेस के लिए अप्लाई होता है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर सम। तो एक R है और Y की जो रेजिस्टेंस है उसको हम X कह लेते हैं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे RX डिवाइडेड बाय R प्लस X। ये रेजिस्टेंस R है, वायर Y की जो रेजिस्टेंस है मैंने उसको X कंसीडर कर लिया है, या R1 R2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R² प्लस RX इज इक्वल टू 2RX। ये उस तरफ चला जाएगा, ये वहां जाके माइनस होगा तो ये रह जाएगा RX। तो X इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब है वायर Y की जो रेजिस्टेंस है वो भी R ही होगी। तो रेजिस्टेंस R कैसे हो सकती है? R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो ए और सी में से देखें, जब लेंथ और एरिया की डायमेंशन सेम हो, अगर ये भी 4 हो ये भी 4 हो, तो इसको हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो इट मींस के सी ऑप्शन इस केस में राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स इसको जरा आप गौर कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, और इसमें अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन आपको हो तो वो मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच सर्किट कंटेन्स फ्यूज एंड डायोड। डायोड का सिंबल ये वाला होता है और फ्यूज का सिंबल ये वाला होता है। इसमें डायोड है, ये लैंप है, ये रेजिस्टर है, ये नहीं हुआ। लैंप और फ्यूज है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, डायोड है, लैंप है, इसमें फ्यूज नहीं है। डायोड, फ्यूज और ये रेजिस्टर, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर्ड विद इन अ केटल दैट इज पावर्ड बाय मेन सप्लाई। मेन सप्लाई का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो इसको जो पावर ट्रांसफर हुई है वो इलेक्ट्रिकल से थर्मल होगी, क्योंकि केटल ने हीट अप होना है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, a magnet moves through a coil of wire as shown in figure. Magnetic poles produce two ends as magnet leaves the coil. Which pole induced at P when it enters and at Q when magnet leaves the coil? देखें, ये मैग्नेट है, मूव कर रहे हैं। जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो P पर कौन सा पोल बनेगा, और जब ये लीव करेगा यहां से मैग्नेट तो Q पर कौन सा पोल बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, देखें मैग्नेट को जब हम मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, क्या होगा? A more magnetic field lines will pass through this coil. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद
इस कॉज को अपोज करेगी, यानी जो ईएमएफ होगी वो इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगी। इसे हम कहते हैं अपोज करना। लेंज लॉ में ईएमएफ अपोज करती है, तो अपोजिशन के लिए यहां पर कौन सा पोल बनेगा जो इसको अपोज कर सके या रिपेल कर सके, वो होगा नॉर्थ पोल। अब यहां पर आ जाएं, ये वाला जब मैग्नेट यहां से लीव करेगा, मैं जरा यहां बना देता हूं, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ये लीव करेगा, लीव करने की वजह से यानी अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा है। जब अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। इस केस में फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज चेंज है। फ्लक्स डिक्रीज होगा, ईएमएफ जो है वो दोबारा इंड्यूस होगी, वो इंड्यूस होने के बाद अगेन इसको अपोज करेगी। हम इसको अवे फ्रॉम द कॉइल लेकर जा रहे हैं, तो यानी जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेट को मूव करवाना है, ईएमएफ ने इंड्यूस होने के बाद हमारी डायरेक्शन के ऑपोजिट इसको मूव करवाने की कोशिश करनी है, इसे अपोज कहते हैं। इजी वर्ड्स में ये याद रख लें। तो अब यहां पर कौन सा ऐसा वो बनाएगा पोल जो इसको अपोज कर सके यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो ये साउथ पोल जा रहा है, तो इट मींस यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा जो इसको अपोज करेगा। तो इन दिस केस ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, स्ट्रेट वर्टिकल वायर कैरीज ए करंट इन द डायरेक्शन। ये आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल में थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को आप रखेंगे अलोंग द, कर्ल करेंगे अलोंग द वायर। तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, तो क्लॉकवाइज मीन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल वंस एवरी हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल। जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसमें स्प्लिट रिंग्स जो हैं कॉम्यूटेटर वो रिवर्स करते हैं डायरेक्शन को। डीसी में स्प्लिट रिंग्स होते हैं, जो एसी होता है उसमें स्लिप रिंग्स होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियाइड नोटेशन एक्स आर जी इज करेक्ट। आर जो है वो न्यूट होता है न्यूक्लियॉन नंबर, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जी इज द प्रोटॉन नंबर, यानी ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखें चारों ऑप्शन में आइसोटोप आ रहा है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मैस नंबर है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर उसने आर के साथ डिनोट किया, तो मैं ये आर के साथ ही इसको लिख देता हूँ। आर इज न्यूक्लियन नंबर विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एक्स, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन आर इज प्रोटॉन नंबर, नो। सी ऑप्शन में जी इज न्यूक्लियन नंबर, नो। डी जी इज प्रोटॉन नंबर, यस, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एक्स। आइसोटोप में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होते हैं, इस वजह से डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज राइट। 37, during a radioactive experiment background reading is 28 counts per minute. A radioactive source is placed 2 centimeter in front of detector which is connected to a counter. ये रीडिंग सारी गिवन है, टाइप्स ऑफ शीट गिवन है, आपने हमने बताना है कौन से रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं। स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई थिकनेस थिक एल्यूमिनियम शीट आती है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स को स्टॉप कर देती है। ये जस्ट रीडिंग है बुक की। ये बुक रीडिंग जब आप करेंगे, कोई भी रिकमेंडेड बुक जो है उसमें ये सारी चीजें जो है मेंशन होंगी। थिक शीट जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देती है, स्टॉप कर देती है। इसका मतलब है कि इसमें अल्फा पार्टिकल जिस ऑप्शन में नहीं होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, एंड द राइट ऑप्शन इज डी। बीटा पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और गैमा रेज फोटॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38,
A radioactive isotope is injected into a patient as part of medical test. Radiation emitted is detected outside the body. What are suitable properties for this isotope? तो हमने मेडिकल टेस्ट करना होता है तो ऐसे आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं जिनकी हाफ लाइफ कम से कम हो। तो यहाँ पर देखें और जो ईयर्स हैं तो इसका मतलब है हमें ईयर तो नहीं चाहिए और चाहिए, तो इसका मतलब है ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। गैमा रेज और अल्फा पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, मोर आयोनाइजेशन, यानी ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। लेस पेनिट्रेशन, ये ज्यादा डीप बॉडी में मूव नहीं कर सकते। गैमा रेज इसके ऑपोजिट हैं, गैमा रेज की आयोनाइजेशन बहुत लेस होती है और गैमा रेज की पेनिट्रेशन मोर होती है, वो इन डेप्थ मूव कर सकती हैं। तो इस वजह से सी इज द राइट ऑप्शन। 39, स्टूडेंट राइट्स 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। हमने बताना है कौन सी करेक्ट है। लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली दिस सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। सन टू अर्थ लाइट को अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स लगते हैं, तो ये फॉल्स है। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस। अर्थ अपने रोटेशन को एक दिन 24 आवर्स में मुकम्मल करती है, इस वजह से एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू ऑर्बिट द अर्थ, ये भी ठीक है। सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू ऑर्बिट द अर्थ, नो। अर्थ जो है वो सन के अराउंड 365 डेज में अपना एक चक्कर, अपने एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन है, बाकी दोनों राइट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्पेस फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज नेवर फाउंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ रेड सुपर जायंट। सिंपल, ये अगर आपने इसकी रीडिंग की है तो आपको फौरी पता चल जाएगा व्हाइट डॉर्फ जो है ये सुपर रेड सुपर जायंट के एक्सप्लोजन से नहीं फॉर्म होता, बिकॉज व्हाइट डॉर्फ जो है ये स्मॉलर स्टार से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और ये जब एक्सप्लोड होते हैं तो ये किसी सुपरनोवा या रेड जायंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस वजह से सी इज द राइट ऑप्शन।